हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने प्रीवियस क्लास में ईसोफेगस और हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जो पार्ट होते हैं उसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी का पहला ऑर्गन, ईसोफेगस के बाद में जो आता है कौन सा, स्टोमक। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, स्टोमक के बारे में। देखिए स्टोमक क्या होता है, वो अपर साइडेड किससे जुड़ा हुआ रहता है, ईसोफेगस से, और लोअर साइडेड किससे जुड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से। स्टोमक होता क्या है, स्टोमक एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, मस्कुलर मसल्स का बना होता है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या काम करती है, हमारे फूड को स्टोर करने का काम करती है और स्टोर करके उसको पचाने का या डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है माय डियर। स्टोमक क्या होता है, एक जे लाइक, जे शेप, जे जो वर्ड होता है जे अक्षर की शेप में प्रेजेंट होता है, जे शेप में प्रेजेंट होता है। खाली स्टोमक जो एम्प्टी स्टोमक होता है, ठीक है। अगर हमने खाना खा लिया है पेट भर के तो हमारा स्टोमक किस शेप में प्रेजेंट रहेगा, हमारा ये होगा पायरिफॉर्म या पियर शेप में। पियर जो फ्रूट होता है, जो नाशपाती फ्रूट्स होती है, तो पियर शेप में क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है, मतलब इस साइज में ये प्रेजेंट होता है, इस साइज, इस तरह ये प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है माय डियर। और खाली स्टोमक होता है वो हमारा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जे शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है माय डियर। तो शेप की बात करें तो देखिए स्टोमक जो होता है हमारा जे शेप में प्रेजेंट होता है, एम्प्टी स्टोमक। और फुल स्टोमक जो होता है वो हमारा पियर शेप में या पायरिफॉर्म शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है माय डियर। ये मोस्ट डिस्टेंबल पार्ट ऑफ जीआईटी होता है, जो डिस्टेंसेबल पार्ट होता है, मतलब कि जो फैल सकता है, जो फैल सकता है। अब हम खाना खाते हैं तो स्टोमक हमारा क्या होता है, स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। खाना खाते ही क्या होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेबल पार्ट होता है किसका, हमारी जीआईटी का। तो इसके देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, इट इज ए मस्कुलर मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक पाउच की तरह होता है, तो क्या हो गया, ये मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है। शेप की बात करें, इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप हमने आपको बताया क्या, जे शेप में। जे जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है जे, तो जे शेप में हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है, जे शेप में। और ये तो किसकी बात हो गई, एम्प्टी की। एम्प्टी स्टोमक हमारा जे शेप में प्रेजेंट होता है और फुल स्टोमक हमारा पियर शेप में या पायरिफॉर्म शेप में प्रेजेंट होता है। ओके माय डियर, कौन सा, फुल स्टोमक। ठीक है, तो ये हो गई हमारे शेप की बात। इसके लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ हमें देखने को मिलती है 25 सेंटीमीटर। वैसे एवरेज इसकी 20 to 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन हमें जो कॉमन देखने को मिलती है वो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है, किसकी, स्टोमक की। ओके माय डियर। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर समझिएगा पहले डायग्राम में। ऊपर होता है हमारा क्या, ईसोफेगस। ईसोफेगस और स्टोमक किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, हमारे कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा। तो हमारा देखिए पहले क्या आ जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर। नीचे चलेंगे, हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, स्टोमक का जो उभरा हुआ पार्ट रहता है, जो उभरा हुआ पार्ट रहता है स्टोमक का, उसको क्या बोलते हैं हम, फंडस। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो फंडस हमारा क्या आ गया, उभरा हुआ पार्ट जो होता है स्टोमक में, वो होता है हमारा क्या, फंडस। फंडस से नीचे वाला पार्ट, जो ये आप देख रहे हैं उल्टे सी शेप में, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, बॉडी। इसको क्या बोल देते हैं, बॉडी। बॉडी की जो ये सरफेस होती है नीचे वाली, कौन सी, लेफ्ट वाली, जो लेफ्ट वाली सरफेस होती है, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ग्रेटर कर्वेचर। क्या नाम दे दिया, ग्रेटर कर्वेचर। इस वाली लेयर को हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर,
और जो इनर वाली लेयर होती है, जो राइट साइड वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, लेजर कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, लेजर कर्वेचर। ओके माय डियर। बॉडी के बाद में हमारा नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरिक एंट्रम कहलाता है। कौन सा पार्ट, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। पाइलोरिक एंट्रम से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारा एक और स्पिंस्टर हमें दिखाई देता है। एक और स्पिंस्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है माय डियर। तो स्टोमक में हमने कितने स्पिंस्टर देखने को मिले, दो स्पिंस्टर। पहला हो गया कार्डियक स्पिंस्टर जो इसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा नीचे की साइड में क्या हो गया, कौन सा, पाइलोरिक स्पिंस्टर जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ओके माय डियर। तो हमें दो स्पिंस्टर इसमें देखने को मिले। स्पिंस्टर क्या काम करते हैं, इसको बैक फ्लो से बचाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको बैक फ्लो से बचाते हैं। ये वाला स्पिंस्टर इसोफेगस में रिगर्जिटेट या बैक फ्लो होने से बचाएगा, और ये वाला स्पिंस्टर जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है वो क्या करेगा, वापस स्टोमक में जाने से बचाएगा फूड को। स्टोमक से किस में चला गया, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम से वापस स्टोमक में ना चले जाए, इसलिए हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है। पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है, ठीक है, जो बैक फ्लो से बचाता है। ओके माय डियर। तो ये हो गई हमारे क्या, स्टोमक की स्ट्रक्चर की बात। लेजर कर्वेचर जो होता है, ये राइट वाली जो लेयर होती है इसको लेजर कर्वेचर बोलते हैं, ये ग्रेटर कर्वेचर होती है। सबसे ज्यादा हमें अल्सर कौन सी लेयर पे देखने को मिलते हैं स्टोमक की, सबसे ज्यादा अल्सर हमें लेजर कर्वेचर वाली लेयर पे देखने को मिलते हैं। ओके माय डियर। और लेजर कर्वेचर में भी हमें सबसे ज्यादा जो अल्सर होते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, वो हमें यहाँ ये डुडेनम जो जुड़ा हुआ रहता है इस वाले पार्ट पे हमें देखने को मिलता है माय डियर। तो ये समझ लिया हमने किसके बारे में, स्टोमक की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं, यहाँ लेंथ की बात कर ली हमने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पिंस्टर इसमें कितने पाए जाते हैं, दो स्पिंस्टर पाए जाते हैं। स्पिंस्टर के बारे में हमने आपको बताया कितने, दो स्पिंस्टर पाए जाते हैं। दो में पहला कौन सा हो गया, हमारा लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर हो गया पहला। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया हमारा, ग्रेटर कर्वेचर। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया हमारा, ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर की बात हो गई, सॉरी स्पिंस्टर की बात हो गई। एक सेकंड, स्पिंस्टर कौन कौन से हो गया हमारे, पहला हो गया हमारा कार्डियक स्पिंस्टर। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है माय डियर, स्पिंस्टर की बात कर रहे हैं। स्पिंस्टर हमारा पहला हो गया कार्डियक स्पिंस्टर, ये वाला, और सेकंड हमारा हो गया पाइलोरिक स्पिंस्टर, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, कर्वेचर की बात करें, इसमें दो कर्वेचर पाए जाते हैं इसमें। कर्वेचर भी कितने पाए गए हमारे, दो पाए गए। कौन कौन सा, पहला हो गया हमारा क्या, लेजर कर्वेचर। सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर कर्वेचर। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, दो कर्वेचर हो गए, दो स्पिंस्टर हो गए, लेंथ हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है माय डियर। जो राइट साइडेड वाला होता है कौन सा, लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर कौन सा होता है, राइट साइड वाला। ग्रेटर कर्वेचर होता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइडेड वाला। ठीक है, जो राइट कर्वेचर जो लेजर कर्वेचर होता है, राइट कर्वेचर होता है, उस पे हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन, हमें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर हमें देखने को मिलते हैं कौन सी लेयर पे, लेजर कर्वेचर पे, जो राइट साइडेड वाली लेयर होती है। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर पे हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। ये वाली जो लेयर होती है, लेफ्ट वाली जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, इस पे हमें क्या देखने, ये साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर की। इस लेयर पे हमें गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। और मोस्ट कॉमन साइट ये राइट वाली क्या किसके लिए होती है, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है माय डियर।
तो ये थी इसमें कुछ बेसिक चीज़ें। पोजीशन की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन हमने आपको एब्डोमिनल कैविटी में बताई दी थी, कौन से रीजन में पाया जाएगा आपको बताया था। तो स्टोमक हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाता है, हमारे अपर साइडेड लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, LUQ, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और रीजन के हिसाब से अगर बात करें तो रीजन में देखिए हमारा स्टोमक कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले देखिए चारों पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो 3 पार्ट में हमारा स्टोमक प्रेजेंट रहता है। पहला हो गया हमारा क्या, सबसे सेंटर में क्या आता है, एपिगेस्ट्रियम, जो अपर साइडेड होता है। हमने आपको बताया था क्या, इस तरीके से। ये थी हमारी क्या, एब्डोमिनल कैविटी। 9 रीजन में हमने इसको डिवाइडेड कर दिया था, 9 रीजन में हमने इसको डिवाइडेड कर दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ये 9 रीजन थे। हमारा स्टोमक बीच में क्या था, हमारा एपिगेस्ट्रियम, ठीक है। साइड में क्या था हमारा, लेफ्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, साइड में क्या था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। बीच में हमारा अम्बलाइकस होता है, जो नाभि होती है, इसको हमने क्या बोल दिया था, अम्बलाइकस। ये हमारा अम्बलाइकस हो गया था। और ये साइड में क्या थे हमारे, लंबार, राइट लंबार और लेफ्ट लंबार, ठीक है माय डियर। तो हमारा जो स्टोमक होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, देखिएगा इसमें हमारे 3 रीजन में ये पाया जाता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है, ठीक है माय डियर। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आ गया, अम्बलाइकस में आ गया और एपिगैस्ट्रियम में आ गया। तो 3 रीजन में हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में आ जाता है। सेकंड किस में आ जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आ जाता है। और कुछ पार्ट इसका किस में आ जाता है, कुछ पार्ट आ जाता है इसका अम्बलाइकस में। तो ये हो गई हमारे स्टोमक की लोकेशन की बात। क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें, 4 क्वाड्रेंट में हमने एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया था। तो अपर साइडेड वाली, लेफ्ट साइडेड वाली हमारी होती है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से आ गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, रीजन के हिसाब से आ गया 3 रीजन में पाया जाता है स्टोमक। पहला हो गया एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बलाइकस। 3 रीजन में हमें स्टोमक की लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है माय डियर। इसमें अब स्टोमक को अपनी लोकेशन पे सेपरेट करने के लिए, सिचुएटेड रखने के लिए, ताकि हिले डुले ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ पेरिटोनियल फोल्ड पाए जाते हैं, कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं। लिगामेंट्स का काम क्या होता है, लिगामेंट्स किसी भी ऑर्गन को अपनी लोकेशन में, अपनी शेप में प्रिवेंट करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्या, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स अब स्टोमक के आसपास जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में, दोनों ऑर्गनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं। अब अगर स्टोमक और पेनक्रियाज है, स्टोमक और इसके पास में क्या है, स्प्लीन है, स्टोमक के पास में क्या है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो इन सब ऑर्गन्स के पास में क्या पाए प्रेजेंट है, स्टोमक। तो इनके क्या पाए जाएंगे, लिगामेंट्स पाए जाएंगे। अब स्टोमक और स्प्लीन के बीच में अगर लिगामेंट होगा तो उसको बोल देंगे क्या, स्प्लिनो, स्प्लिनो गैस्ट्रो लिगामेंट्स, क्या बोल देंगे, गैस्ट्रो स्प्लिनो लिगामेंट्स बोल देंगे, या स्प्लिनो गैस्ट्रो लिगामेंट बोल देंगे। मतलब दोनों को ज्वाइंट करना है तो वही इसका क्या हो जाता है, लिगामेंट्स हो जाता है। पेनक्रियाज के बीच में होगा तो गैस्ट्रो पेनक्रियाटिक लिगामेंट, ठीक है, गैस्ट्रो पेनक्रियाटिक लिगामेंट हो गया। लीवर के बीच में होगा तो लीवर को क्या बोलते हैं हम, हिपेटिक, लीवर को क्या बोलते हैं, हिपेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, गैस्ट्रो हिपेटिक लिगामेंट, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, लिगामेंट्स के नाम दे दिए जाते हैं। और जो लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, स्टोमक को अपनी पोजीशन में सेव करने का, सेव प्रोवाइड करने का, और ताकि हिले डुले ना, डिसलोकेट ना हो, तो लिगामेंट्स इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है माय डियर। तो लिगामेंट्स भी आप लिख लीजिएगा। लिगामेंट्स में क्या क्या आ गया हमारे, एक तो हो गया गैस्ट्रो स्प्लिनो लिगामेंट, गैस्ट्रो स्प्लिनो लिगामेंट,
ओके, पहला हो गया। सेकंड मान लो लीवर में ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो से क्या हो गया, स्टोमक हो गया, और जो सेकंड ऑर्गन है उसका नाम ले लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, इसका लिगामेंट हो जाएगा। तो गैस्ट्रो लीवर का ले लिया हमने, क्या लीवर का क्या बोलते हैं, हिपेटिक, तो गैस्ट्रो हिपेटिक, गैस्ट्रो हिपेटिक लिगामेंट, ठीक है। थर्ड कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसमें कौन सा, एक ले लो पेनक्रियाज के साथ में, तो हो गया इसका गैस्ट्रो पेनक्रियाटिक, गैस्ट्रो पेनक्रियाटिक लिगामेंट, ठीक है। एक ले लो किसके साथ में, और क्या है, ड्यूडेनम के साथ में भी होगा इसका लिगामेंट, ड्यूडेनम भी अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, गैस्ट्रो ड्यूडेनल लिगामेंट। इस तरीके से कुछ इसमें आसपास क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ते हैं या फिर कनेक्ट रहते हैं, ठीक है माय डियर। तो ये हो गई हमारे किसकी, लिगामेंट्स की बात। अब बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर की, इसके पार्ट्स की, स्टोमक की स्ट्रक्चर की, या स्टोमक स्टोमक के पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो क्या बात करें हम, हेडिंग डाल लेंगे हम, क्या, पार्ट ऑफ स्टोमक, पार्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक के हमने पार्ट बताए आपको किसमें, स्ट्रक्चर में, देखिएगा पहला पार्ट क्या हो जाता है, पहला पार्ट हो जाता है कार्डियक पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट ये जो कार्डियक स्फींक्टर के नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, कार्डियक पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया हमारा क्या, कार्डियक पार्ट, ठीक है माय डियर। कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट में क्या होता है, कार्डियक स्फींक्टर या इसोफेगस क्या होता है, ओपन होता है, इसो इसोफेगस ओपन, ठीक है। इसोफेगस ओपन होता है किसमें, कार्डियक पार्ट में, किसके द्वारा होता है, बाय बाय कार्डियक स्फींक्टर के द्वारा, बाय कार्डियक स्फींक्टर। इसोफेगस ओपन होता है किसमें, स्टोमक में, किसमें, कार्डियक पार्ट में, किसके द्वारा होता है, कार्डियक स्फींक्टर के द्वारा ओपन होता है। ओके माय डियर, तो ये पे हो गया हमारा क्या, पहला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, कार्डियक पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा आ जाता है, फंडस, दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, फंडस, ये आ गया हमारा क्या, फंडस। फंडस किसको किससे जोड़ता है, अपर साइडेड तो कार्डियक पार्ट से जुड़ा रहता है, नीचे की साइडेड हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फंडस के बाद में थर्ड पार्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, बॉडी, थर्ड पार्ट हमारा क्या आ गया, बॉडी, जो फंडस को जो फंडस और इसके बीच में प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होता है। सबसे लार्ज पार्ट होता है कौन सा, बॉडी वाला पार्ट, बॉडी वाला क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक होता है क्या, बॉडी। फोर्थ पार्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, पाइलोरिक एंट्रम वाला पार्ट, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है माय डियर। ये कितने हो गए, चार पार्ट हो गए, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हमने बताया आपको, कार्डियक पार्ट हो गया जिसमें हमारा कार्डियक स्फिंक्टर सिचुएटेड रहता है, कार्डियक स्फिंक्टर के बाद, कार्डियक पार्ट के बाद में हमारा क्या आ जाता है, फंडस, ये उभरा हुआ जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। फंडस के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी, बॉडी के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, पाइलोरिक एंट्रम। चार पार्ट हो गए किसके, स्टोमक के, ठीक है माय डियर। ये हो गई इसकी किसकी बात, पार्ट्स की बात। तो ये थी इसके स्ट्रक्चर की बात, इसके पार्ट्स की बात। अब बात करते हैं हम स्टोमक में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन कौन क्या क्या इसमें सीक्रेट किया जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक, ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक की बात करें तो ग्लैंड्स स्टोमक में देखिए कितनी ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें जो ग्लैंड्स होती है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग पाई जाती है, जैसे कार्डियक पार्ट में अलग ग्लैंड, कार्डियक पार्ट में, फिर होगी बॉडी में, फिर होगी किसमें,
पाइलोरिक वाले पार्ट में अलग अलग सेल्स पाई जाती है, और उन्हीं में क्या होती है, इसकी ग्लैंड्स जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सिचुएटेड रहती है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिचुएटेड होती है वो कौन से वाले पार्ट में सिचुएटेड होती है, या हमारे जो कोल्यूमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं उन्हीं का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। कोल्यूमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है, और हमारी क्या सिचुएटेड रहती है उसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। ठीक है माय डियर, तो ग्लैंड्स का किसका वो होता है, इट इज ए मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ, ग्लैंड्स क्या होती है इसमें कहाँ सिचुएटेड रहती है, इट इज ए मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ इसका, कोल्यूमनर एपिथेलियम का, मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है माय डियर, अब कोल्यूमनर एपिथेलियम में क्या होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। अब अलग अलग सेल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ये सेल पाई जाती है, अब अलग अलग सेल अलग अलग चीज का सीक्रेशन करती है। टोटल क्या हो गई हमारी, बोलते सबको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट की ग्लैंड्स अलग अलग चीज का सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इसमें सेल को हम डिवाइड कर लेंगे अलग अलग सेल को। पहली होती है कौन सी, हमारी गोबलेट सेल, पहली कौन सी हो गई हमारी, गोबलेट सेल। सेकंड सेल होती है हमारी कौन सी, पेराइटल सेल, सेकंड सेल होती है हमारी पेराइटल सेल। थर्ड सेल होती है हमारी जायगोमन सेल, जायगोमन सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, चीफ सेल। ठीक है, जायगोमन सेल को ही क्या बोलते हैं, चीफ सेल। एक होती है हमारी क्या, एंडोक्राइनल सेल, एंडोक्राइनल सेल। अब ये जो सेल होती है, ये चारों सेल होती है, चार सेल अलग अलग चीज का सीक्रेशन करती है। ठीक है, गोबलेट सेल, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। गोबलेट सेल को क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। ये किस चीज का सीक्रेशन करती है गोबलेट सेल, ये हमारे म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं, किसका सीक्रेशन करेगी, म्यूकस का। जो हमारे गैस्ट्रिक में म्यूकस का सीक्रेशन होता है किसके द्वारा किया जाता है, स्टोमक में म्यूकस नेक सेल या गोबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है माय डियर, गोबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाएगा। दूसरी आ जाती है हमारी क्या, पेराइटल सेल। दूसरी क्या आ जाती है, पेराइटल सेल। इसको दूसरा नाम क्या होता है पेराइटल सेल का, ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल हमारे क्या सीक्रेट करती है, ये करती है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो करती है HCl का सीक्रेशन, HCl बनाने का काम करती है। दूसरी चीज क्या काम करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने का काम करती है। दूसरा क्या करेगी, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ले, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ले बनाने का काम करती है। दोनों ही चीज के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहला हो गया हमारा, पेराइटल सेल से क्या सीक्रेट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका स्टोमक में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक है माय डियर, HCl का सीक्रेशन करती है। दूसरी चीज का सीक्रेशन करती है इंटेंसिव फैक्टर ऑफ कास्ले, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, इंटेंसिव फैक्टर पेराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये क्या काम करता है, जो हमारा विटामिन B12 है, B12 क्या काम करता है हमारा, B12 हमारा हिमोपोइसिस का काम करता है, हमारी RBC सेल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो RBC सेल जो हमारा विटामिन B12 है, मान लो हमने फूड कंटेंट में विटामिन B12 खाया है। ठीक है, बाहर से हमने विटामिन B12 खाया है। अब जो इंटेंसिक फैक्टर होता है वो क्या करता है, विटामिन B12 के साथ में पूरी हमारी GIT में घूमता है, पूरी GIT में घूमता है, और जहां हमारे जो टर्मिनल इलियम होता है उसमें विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। कौन, हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है हमारे स्टोमक में, तो आप कितना भी विटामिन B12 ले लीजिए, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कहाँ पे, टर्मिनल इलियम में, जो हमारा छोटी आंत का पार्ट होता है।
ठीक है, वहां पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। इसका एब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में होगा। इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर बनना बहुत जरूरी है। किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे स्टोमक के द्वारा। अगर ये नहीं बनेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हिमोपोइसिस नहीं होगा, हमारी आरबीसी बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, एनीमिया कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ओके माय डियर, तो ये हो गई हमारे किसकी? पेराइटल सेल्स की बात। पेराइटल सेल्स ने दो चीज सीक्रेट की। पहला HCl, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, खाने को गलाने में, पचाने में। ठीक है, दूसरी चीज सीक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ले। थर्ड सेल पे आ जाइए, कौन सी? जायगोमन सेल या चीफ सेल। कौन सी? जायगोमन सेल या चीफ सेल। इसका क्या होता है काम? इसका काम होता है हार्मोन या एंजाइम रिलीज करने का। क्या काम करती है ये? एंजाइम रिलीज करने का काम करती है। इसको यहां लिख लीजिए। ये दोनों को मैं साफ कर देता हूँ, दोनों आपको अच्छे समझ में आ गई। कौन सी? गोबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन करती है, और पेराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती है। अब लिख लेते हैं हम जायगोमन सेल के बारे में। देखिए यहाँ लिख लीजिए जायगोमन सेल के बारे में। ठीक है, जो हमारी क्या होती है? चीफ सेल होती है। ये किस किस चीज का सीक्रेशन करती है? ये हमारे एंजाइम का, गैस्ट्रिक एंजाइम का सीक्रेशन करती है। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम। अब कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेट करती है? तो पहला आता है हमारा क्या इसमें? पेप्सिनोजन। पहला क्या आ गया हमारा? पेप्सिनोजन। ठीक है, और दूसरा करती है किसका? प्रोरेनिन का। दूसरा एंजाइम सीक्रेट करती है प्रोरेनिन। एक रेनिन हार्मोन होता है, यहाँ पे कौन सा है? रेनिन एंजाइम है, RENN है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक रेनिन होता है हमारे जो किडनी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यहाँ है प्रोरेनिन, ये क्या है? एंजाइम है। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? हमारी जायगोमन सेल, चीफ सेल, स्टोमक की जो सेल होती है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो देखिए पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है, ये क्या है? हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब क्या करता है? जो हमारा HCl होता है, जो हमारी HCl होता है, जो पेराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, वो इस पे वर्क करता है। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन हमारा किस में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको काम करवाने के लिए एक्टिव फॉर्म में लाना जरूरी है। एक्टिव फॉर्म में कौन लाएगा इसको? HCl। तो ये HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिनोजन हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजन हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या काम करता है? हमारा प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, तो ये किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? हमारा पेप्सिन। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में। किसने बदला इसको? HCl ने। तो यहाँ एंजाइम का काम कौन कर गया? HCl कर गया। ठीक है, तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl उसको पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या काम करता है? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है। दूसरी चीज हमारा आ गया क्या? प्रोरेनिन। दूसरी चीज हमारा क्या आ जाता है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन भी क्या करता है? HCl। प्रोरेनिन भी क्या काम करेगा? HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा? रेनिन में। HCl की प्रेजेंस में प्रोरेनिन किस में चेंज हो गया? रेनिन में। अब रेनिन क्या काम करता है भाई? रेनिन भी क्या है? एक्टिव फॉर्म में। अब एक्टिव फॉर्म में तो है, लेकिन काम क्या करेगा? रेनिन क्या काम करता है? हमारा जो मिल्क, जो हम कैसिन लेते हैं, कैसिन जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन? रेनिन। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट है उनको किसमें किसमें डाइजेशन डाइजेशन करने का काम करता है। कौन? रेनिन। ठीक है माय डियर, ये केवल रेनिन किस में पाया जाता है? केवल चिल्ड्रंस में पाया जाता है, और एनिमल में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है केवल चिल्ड्रंस में। इस पे भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेनिन किस किस में पाया जाएगा?
केवल चाइल्ड्स में पाया जाएगा और एनिमल्स में पाया जाएगा, ठीक है। एडल्ट्स में ये नहीं पाया जाता है। तो एडल्ट्स में भी डेयरी प्रोडक्ट को पचाने का काम कौन करेगा? तो उसमें रेनिन की जगह पे हमें हमारे अंदर प्रेजेंट होता है क्या? काइमोट्रिप्सिन। क्या प्रेजेंट होता है? काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है? हमारी मिल्क जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेशन करने का काम करता है। मिल्क प्रोडक्ट डाइजेशन का काम करता है, ठीक है माय डियर। मैंने आपको बताया जाइगोमन चीफ सेल के बारे में। चीफ सेल में हमारे क्या 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 करती है चीफ सेल? एंजाइम प्रोड्यूस करती है, एंजाइम डेवलप करती है। अब एंजाइम कौन कौन से हो गए? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनको एक्टिव कौन करता है? एचसीएल। इनको एक्टिव कौन करता है? एचसीएल। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में, जो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और और दूसरा क्या है हमारा? प्रोरेनिन। ये भी एचसीएल की प्रेजेंस में रेनिन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे मिल्क को पचाने का काम करता है, मिल्क को पचाने का काम करता है, ठीक है माय डियर। तो रेनिन हमारा किस में प्रेजेंट होता है? मात्र चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। हमारी एडल्ट्स में रेनिन एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। वहां पे रेनिन का काम कौन करता है? एडल्ट्स में काइमोट्रिप्सिन नाम से एक एंजाइम डेवलप हो जाता है एडल्ट्स में, जिसके द्वारा मिल्क को किस डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनमें जैसे ही दूध पीते हैं तो जो वोमिट करते हैं, कुछ देर बाद में क्या करते हैं? वोमिट करते हैं। तो दूध जो मिल्क जो पिया है उन्होंने, वो क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक है। फट जाता है या दूधिया हो जाता है। तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? रेनिन की प्रेजेंस में हो जाता है, ठीक है माय डियर। तो ये हो गई हमारे किसकी? जाइगोमन और चीफ सेल्स की बात। फोर्थ जो सेल होती है स्टोमक में, वो होती है एंडोक्राइनल सेल। कौन सी? एंडोक्राइनल सेल। इसको क्या बोल देते हैं हम? हार्मोनल सेल भी बोलते हैं। चौथी सेल हो गई हमारी कौन सी? एंडोक्राइनल सेल। एंडोक्राइनल सेल को क्या बोलते हैं? हार्मोनल सेल भी बोलते हैं। ये क्या काम करती है? हार्मोन सीक्रेशन का काम करती है। अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन का काम करती है? पूरी जीआईटी में देखिएगा, पूरी जीआईटी में क्या पाई जाती है? एंडोक्राइनल सेल पाई जाती है। अब एंडोक्राइनल में से स्टोमक में कौन कौन सी पाई जाती है? तो स्टोमक में पाई जाती है एक तो जी सेल, एक कौन सी पाई जाती है? जी सेल। और एक पाई जाती है ईसीएल सेल। ये दो सेल हमारे स्टोमक में पाई जाती है, एंडोक्राइनल सेल के द्वारा पाई जाती है, ठीक है। जी सेल से क्या किया जाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेट किया जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। और ईसीएल सेल के द्वारा क्या किया जाता है? हिस्टामिन का रिलीज किया जाता है, हिस्टामिन का रिलीज किया जाता है। तो हमारे स्टोमक में ये दोनों सेल एक तो गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज करने का काम करती है और एक हिस्टामिन रिलीज करने का काम करती है, ओके माय डियर। जो एंडोक्राइनल सेल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा हमारे एक तो जी सेल पाई जाती है, एस सेल पाई जाती है, के सेल पाई जाती है। इन सब क्या आपको हम डीप में बताएंगे इनके बारे में। अभी केवल इतना लिख लीजिए कि एंडोक्राइनल सेल होती है वो स्टोमक में भी पाई जाती है और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है। यहाँ केवल जी और ईसीएल सेल पाई जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत तरह की सेल पाई जाती है। जैसे हो गया जी सेल, एस सेल, के सेल, और हमारी हो गई सीसी के सेल, सीसी के सेल हो गई, एमओ सेल हो गई। तो इन सब पर्टिकुलर सेल का पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करने का काम होता है, ठीक है माय डियर। ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एंडोक्राइनल सेल होती है, हार्मोनल सेल होती है, हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करने का काम करती है? गैस्ट्रिक हार्मोन और हिस्टामिन का रिलीज करती है, ओके माय डियर। तो ये हो गई हमारे स्टोमक की ग्लैंड्स की बात। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उनमें चार तरह की सेल पाई जाती है और चारों का ही अलग अलग फंक्शन होता है।
तो आई होप आपको ये ग्लैंड्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, फंक्शन ऑफ स्टोमक। फंक्शंस ऑफ स्टोमक, कि हमारा स्टोमक क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, डाइजेशन तो करता ही है, डाइजेशन में भी क्या क्या काम करता है। तो देखिए, पहला काम करता है हमारा क्या, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने का, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो है हमारा, अमाउंट इसका कितना होता है, इसका अमाउंट होता है 1500 से 2000 ml पर डे। जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, वो कितना रिलीज होता है, 1500 से 2000 ml पर डे हमारा रिलीज हो जाता है। ठीक है माय डियर। पीएच की बात करें तो पीएच इसका क्या होता है, पीएच जो होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। इसका पीएच होता है 1 से 3, 1 से 3 हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच देखने को मिलता है। ओके माय डियर, ये तो हो गया टोटल गैस्ट्रिक जूस का। अगर एचसीएल की बात करें, जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है एचसीएल, एचसीएल का पीएच हमें मोर देन कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 0.8, मोर देन 0.8 देखने को मिलेगा एचसीएल का पीएच। ठीक है माय डियर। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स और एक होता है लिक्विड पार्टिकल्स, या इसको वाटर कर लीजिए। एक तो होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। तो सॉलिड हमारा इसमें केवल 0.5% पाया जाता है, और लिक्विड कितना हो जाएगा 99.5। लिक्विड कितना हो गया 99.5। अब इसमें तो लिक्विड में तो क्या आएगा, वाटर ही आएगा। लेकिन सॉलिड में हमारे इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सॉलिड में हमारा आ जाता है इसमें म्यूकस आ जाता है, म्यूकस। म्यूकस के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएल आ जाएगा। एचसीएल के बाद में हमारा इंटेंसिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये सब पार्टिकल जो हमने आपको बताए वो सब किस में आ जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के सॉलिड पार्टिकल्स में आ जाते हैं। और एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स में क्या क्या, पेप्सिनोजन आ गया, और क्या आ गया हमारा, रेनिन। तो ये सब पार्टिकल किस में आ जाते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। तो पहला पहला फंक्शन क्या हो गया हमारा स्टोमक का, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ओके माय डियर। दूसरा फंक्शन जो होता है स्टोमक का, वो होता है, देखिए फूड हमारा जो ओरल कैविटी से आता है, वो किस में होता है, हमारे बोलस में प्रेजेंट होता है। तो दूसरा फंक्शन इसका क्या हो जाता है, ये चेंज करता है, कन्वर्ट कन्वर्ट बोलस टू, बोलस को किस में चेंज करता है, हमारे काइम में। जो हमारा स्टोमक में फूड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम काइम। और जो हमारा ओरल कैविटी से आता है, जो इसोफेगस से आता है, वो किस में, किस फॉर्म में आता है, बोलस फॉर्म में आता है। ठीक है माय डियर, वहां बोलते हैं उसको बोलस। और उसी फूड को जब गैस्ट्रिक जूस उसमें मिल जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, काइम बोल दिया जाता है। तो ये काइम हो गया हमारा बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, इसको क्या बोल दिया हमने, काइम बोल दिया। ठीक है माय डियर। तीसरा जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है क्या, तीसरा जो स्टोमक का फंक्शन होता है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस पाया जाता है स्टोमक में, जो क्या काम करता है, फूड को, जो हमारी जो गैस्ट्रिक लेयर है, जो हमारी गैस्ट्रिक लेयर है म्यूकस, उसमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक लेयर में म्यूकस पाया जाता है। जो हमारे एसिडिक जो कंटेंट होते हैं गैस्ट्रिक के, स्टोमक के जो एसिडिक कंटेंट होते हैं, उनसे हमारी जो गैस्ट्रिक लेयर होती है उनको प्रिवेंट करने का काम करता है। अगर हमारी लेयर पे म्यूकस प्रेजेंट ना हो तो ये तो हमारी गैस्ट्रिक लेयर को ही पचा जाएगा। ठीक है, जो हमारी स्टोमक की गैस्ट्रिक लेयर है उनको ही डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए हमारी जो गैस्ट्रिक लेयर होती है, जो स्टोमक की लेयर होती है, उस पर क्या पाया जाता है, म्यूकस सेल पाई जाती है, म्यूकस पाया जाता है, जो जो एल्केलाइन नेचर का होता है, और क्या काम करता है, प्रिवेंट फ्रॉम एसिडिक कंटेंट या गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है माय डियर। तो थर्ड काम क्या हो गया, प्रिवेंट फ्रॉम स्टोमक सीक्रेशन
स्टोमक सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। अब म्यूकस सीक्रेशन करता है कौन? स्टोमक की गैस्ट्रिक लेयर। ठीक है, कौन करती है? गैस्ट्रिक लेयर। गैस्ट्रिक लेयर क्या काम करती है? म्यूकस का सीक्रेशन का काम करती है, जो प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लेयर। ठीक है माय डियर, स्टोमक की जो लेयर होती है, गैस्ट्रिक लेयर होती है, वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस एल्केलाइन नेचर में होता है, इसीलिए वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लेयर। खुद ही की स्टोमक की खुद की लेयर को प्रिवेंट करता है डाइजेस्ट होने से। ठीक है माय डियर, तो ये हो गया हमारा केस की बात, जो गैस्ट्रिक लेयर की म्यूकस की बात। ओके, अब बात करें दूसरी चीज क्या सीक्रेशन होती है स्टोमक में? HCl। HCl के बारे में हमने थोड़ा आपको अभी बता ही दिया। चौथा फंक्शन क्या होता है इसका? HCl सीक्रेशन का। HCl सीक्रेशन का, HCl क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोलाइटिक एजेंट। क्यों बोल दिया? क्योंकि HCl जो होता है हमारे फूड के द्वारा, फूड के साथ में कोई भी बैक्टीरियल कंटेंट आता है, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसको क्या करने का काम करता है? किल करने का काम करता है कौन? HCl। इसलिए इसको क्या बोल दिया? बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बोल दिया। ठीक है माय डियर, तो HCl क्या काम करता है? बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है। और दूसरी चीज क्या काम करता है? एक एक्टिवेटर का काम करता है। एक्टिवेटर का काम करता है, जो हमने आपको भी डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। एक्टिवेटर कैसे? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा? रेनिन में। तो एक इसका क्या काम होता है? एक्टिवेटर का भी काम होता है और बैक्टीरियोसाइडल का भी काम होता है। ठीक है माय डियर, तो ये हो गई इसकी किसकी? HCl सीक्रेशन की बात। तो ये किसकी बात हो गई? हमारे HCl वाले फंक्शन की बात हो गई। चार फंक्शन आपको हमने बता दिए। फिफ्थ फंक्शन क्या होता है स्टोमक का? फिफ्थ 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 वो होता है फंक्शन किसका? हेमोपोइसिस का। हेमोपोइसिस का भी हमारा स्टोमक काम करता है। कैसे काम करता है? स्टोमक क्या करता है? स्टोमक क्या काम करता है? रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज करता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो किस में हेल्प करता है? हमारे किस में करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है? ये हेमोपोइसिस में हमारी हेल्प करता है कौन? स्टोमक। सिक्स फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें? डाइजेशन में, जो हमने आपको डिस्कस कर लिया। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में हमारा जो हमने आपको बताया कि वही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन वाला जो HCl होता है, वो एक्टिवेटर का काम करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है माय डियर, और मिल्क का हमने आपको बता दिया। मिल्क में क्या काम करता है? रेनिन होता है। मिल्क का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। मिल्क का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? रेनिन का द्वारा। मिल्क क्या क्या बोलते हैं हम? कैसीन। इसको क्या बोलते हैं? कैसिन बोलते हैं। और कैसिन से ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड कैसिन में। जो दही नुमा हमें दिखता है, अगर बच्चा वोमिटिंग कर देता है तो क्या उसका वो होता है? फॉर्मेशन कर्ड कैसिन बोलते हैं उसको। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड कैसिन में। ये होता है हमारा सोल्यूबल प्रोटीन और ये होता है हमारा इनसोल्यूबल प्रोटीन।
ठीक है, तो ये हो गई हमारे किसकी बात, डाइजेशन की बात। HCl होता है, HCl डाइजेस्ट करता है हमारी पेप्सिनोजेंस को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में, और रेनिन हमारा क्या काम करता है, मिल्क को कर्ड के एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक है माय डियर, ये हो गए हमारे स्टोमक के फंक्शन। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए आप, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या, रेनिन। रेनिन जो होता है किस में पाया जाता है, केवल चाइल्ड्स में एंड एनिमल्स में। ठीक है, रेनिन इन एब्सेंट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में रेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब एब्सेंट होता है तो आपसे पूछ लिया जाए कि एडल्ट्स में रेनिन का वर्क कौन करता है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, इन एडल्ट्स, इन एडल्ट्स एक्ट काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन वर्क ऑन मिल्क। ठीक है माय डियर, ये दो इंपॉर्टेंट है रेनिन से रिलेटेड। ठीक है, ये दो तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड्स में कौन वर्क करता है मिल्क पे, रेनिन। एनिमल्स में भी क्या पाया जाता है, रेनिन। लेकिन एडल्ट्स में क्या पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन, जो मिल्क पे वर्क करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आज की क्लास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये का स्टोमक पार्ट पूरा होता है। अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।